अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मंजिल और नजर दोनों में नुक्ता होता है और नुक्ताचीनी काम होता है मीडिया का। ये बताना कि क्या सही है, ये ज़्यादा बताना कि क्या गलत है, ताकि वो सही का रास्ता नाप सके। 5 बरस पहले आपके लल्लन टॉप ने इस रास्ते पर चलना शुरू किया था। लल्लन टॉप 5 बरस का हो गया। इस दौरान हमने क्या कमाया ये तो आप बखूबी जानते हैं। हमने इस दौरान किन मुश्किलों का सामना किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इस संघर्ष के रास्ते पर चले थे तो हमारा कॉल यही था कि जिस पत्रकारिता का अलम उठाकर, जिसका परचम उठाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की मुश्किलें आएँ, किसी भी तरह के इल्ज़ाम आएँ, किसी भी तरह की दुश्वारियाँ आएँ, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि रोज़ रात को आँख मूंदने से पहले अपनी नीयत नज़र के सामने होती है। नीयत की किसी का गलत पक्ष नहीं लिया। नीयत कि जो सबसे कमज़ोर हैं, जिनकी आवाज़ दिल्ली के दरबारों को, राज सत्ता के दरबारों को सुनाई नहीं देती, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की। नीयत कि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और नियत ये कि ज्ञान को जटिल नहीं रखा, मुश्किल नहीं रखा, ठीक अपने नाम लल्लन टॉप की तरह उसे सरल, मौजू और ऊर्जा से भरपूर रखा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे चीन की एक महिला पत्रकार का किस्सा। वो पिछले कई महीनों से कैद में थी। आज उन पर मुकदमा शुरू हुआ। उनका गुनाह बस इतना कि उन्होंने कोरोना पर चीन की लापरवाहियों का भांडा फोड़ा, वाहवाही की झूठी सरकारी कहानियों से अलग चीन की सच्चाई दिखाई। इस महिला की कहानी जिजीविषा की, संघर्ष की, सत्याग्रह की कहानी है। ये महिला हमारे वक्त की हीरो है। लेकिन इस महिला की कहानी से पहले कुछ प्रसंग सुनाते हैं ताकि संदर्भ मिल जाए इस वाकये को सुनने का। बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। उन दिनों ब्रिटेन में ट्रिब्यून नाम का एक अखबार छपता था। इसमें मशहूर पत्रकार और नॉवलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल का एक कॉलम आता था, एज आई प्लीज। 4 फरवरी 1944 को ऑरवेल ने इसी कॉलम के एक आर्टिकल में सर वॉल्टर राली नाम के एक ब्रिटिश लेखक का किस्सा बताया। बात तब की है जब राली देशद्रोह के इल्जाम में कैद थे। जेल में उन्होंने विश्व इतिहास लिखना शुरू किया। पहला वॉल्यूम लिख लिया। फिर एक रोज जेल में कुछ मजदूरों की लड़ाई हुई। इस झड़प में एक मजदूर मारा गया। राली की कोठरी में जो खिड़की थी उसके पास ये पूरी घटना हुई थी। राली इसके चश्मदीद थे, फिर भी उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि झगड़ा शुरू किस बात पर हुआ। इस प्रसंग से राली निराश हुए। उन्होंने सोचा कि मैं तो आंखों देखी बात का सच मालूम नहीं कर सका, फिर क्या ठिकाना कि मेरा लिखा विश्व इतिहास फैक्चुअल है या नहीं। और ये सोचने के बाद राली ने जितना भी लिखा था सब जला दिया। ये प्रसंग बताने के बाद कॉलमिस्ट ऑरवेल ने वर्ल्ड वॉर के इतिहास लेखन से जुड़ी अपनी शंका बताई। लिखा कि जो भी पक्ष युद्ध जीतेगा उसी के मुताबिक इस वॉर का इतिहास लिखा जाएगा। और ये कहने के बाद ऑरवेल ने लिखी एक मशहूर पंक्ति, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स, यानी इतिहास विजेताओं द्वारा लिखी गई गाथा है। अपने इस बयान को सपोर्ट करते हुए ऑरवेल ने लिखा कि टोटलिटेरियन सत्ता की सबसे डरावनी बात यह नहीं कि वो क्रूरताएं करता है, इसका सबसे खौफनाक चरित्र यह है कि यह सत्य और तथ्य की बुनियादी अवधारणा पर हमला करता है। वो अतीत से लेकर भविष्य तक सब पर नियंत्रण कर लेता है। जॉर्ज ऑरवेल की इन पंक्तियों में आपने एक शब्द सुना, टोटलिटेरियन। इसका मतलब होता है एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जहां सारी ताकत एक व्यक्ति या संगठन के अधीन हो। टोटलिटेरियन स्टेट की यह अवधारणा निकली टोटलिटेरिया से। यह इटली के तानाशाह मुसोलिनी का दिया एक टर्म था। इसका अभिप्राय एक फासिस्ट स्टेट, जिसके बारे में मुसोलिनी दम्भ से कहता था, ऑल विद इन द स्टेट, नन आउटसाइड द स्टेट, नन अगेंस्ट द स्टेट। निचोड़ बताएं तो एक ऐसा देश जहां नागरिक का खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, पढ़ना, लिखना और यहां तक कि सोचना भी सत्ता द्वारा तय होता हो। मुसोलिनी का इटली, हिटलर का जर्मनी, ये टोटलिटेरियन स्टेट थे। और मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा टोटलिटेरियन स्टेट है चीन।
जहां सारी ताकत कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में है। चीन में सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों ही इस पार्टी के कंट्रोल में है। कोई विपक्ष नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं, किसी को भी सरकारी फैसलों पर विरोध जताने का अधिकार नहीं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की कही बात ही एकमात्र सत्य है और जो लोग इसके इतर कुछ कहने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम झांग जॉन जैसा होता है। ये झांग जॉन कौन है? जनवरी 2020 में जब वुहान से रहस्यमय न्यूमोनिया की खबरें आने लगी थीं, तब इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं थी। प्रशासन कहता था कि इक्का दुक्का केसेस हैं, घबराने की बात नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही बातों से लग रहा था कि ये कोई नई महामारी है। ऐसे में कई चीनी नागरिक माजरा समझने के लिए वुहान पहुंचे और इनमें से ही एक थी 37 बरस की झांग जॉन। झांग पेशे से वकील थी, शंघाई में रहती थी। उन्होंने वुहान आकर देखा कि हालात बहुत खराब हैं, बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन प्रशासन अब भी ईमानदारी नहीं बरत रहा। सिर्फ सरकारी संस्करण वाली झूठी खबरें बाहर जा रही हैं। ऐसे में झांग ने तय किया कि चीन के बाकी नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। वो वुहान में घूम घूम कर वीडियो बनाती और सोशल मीडिया पर डालती और फिर झांग बन गई सिटीजन जर्नलिस्ट, मतलब ऐसा पत्रकार जो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा है, अपने स्तर पर खबरें और जानकारियां जुटाकर लोगों तक पहुंचाता है। चीन की सरकार कहती कि हम कोरोना के इलाज के लिए रातों रात अस्पताल बनवा रहे हैं जहां सबको मुफ्त में ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन झांग इन अस्पतालों में घूमकर वहां फैली बदहाली के वीडियो बनाती, चीन की जातियों पर रपटे बनाती। मसलन 7 फरवरी का उनका एक वीडियो, इसमें झांग ने बताया कि कोरोना पर रिपोर्टिंग कर रहे चेन क्विशी नाम के एक सिटीजन जर्नलिस्ट को गायब कर दिया गया। जो भी डॉक्टर कोरोना की खतरनाक स्थिति के प्रति आगाह करने की कोशिश करता, उसे भी टारगेट किया जा रहा, ऐसा झांग ने बताया। चीन की सरकार दावा करती कि कोरोना पर उसकी मुस्तैदी और वर्ल्ड क्लास इंतजामों से जनता खुश है, लेकिन झांग द्वारा अपलोड की गई भुक्तभोगियों की आप बीतियां अलग तस्वीर दिखाती। मसलन वुहान में कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया वांग झोंगलिन 7 मार्च को उन्होंने बयान दिया कि वुहान के लोग सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं। वो कृतज्ञता का सही तरीके से इजहार कर सकें, इसके लिए सरकार एक स्पेशल कोर्स लाएगी जिसका नाम होगा ग्रेटिट्यूड एजुकेशन। इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि चीन के नागरिक कोरोना से लड़ रही अपनी सरकार के प्रयासों के प्रति आभार कैसे जताएं। इस बयान का परीक्षण करने के लिए झांग वुहान की सड़कों पर निकली। आते जाते लोगों को रोककर पूछा कि आप सच में सरकार के आभारी हैं? लोगों ने चेहरा छिपाया और फिर कहा, किस बात के आभारी? इस बात के कि सरकार ने वक्त रहते सावधानी नहीं बरती, इस बात के कि इस लापरवाही के चलते ये बीमारी विकराल महामारी में बदल गई, या इस बात के कि इस पर जो भी आवाज उठा रहे हैं विसिल ब्लोअर्स हैं, उन्हें टारगेट कर रही है सरकार। झांग ने इन सब जवाबों को रिकॉर्ड किया और फिर चीन की तानाशाही को मुंह चढ़ाते हुए कहा कि क्या कृतज्ञता सिखाई जा सकती है? क्या नागरिकों को आभारी होना सिखाया जा सकता है? अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो मतलब साफ है ये फर्जी आभार है। झांग ये सब बातें जब कहती थी तो कहां कहती थी? शुरुआत में वो वीचैट पर अपने वीडियोस और लेख लिखती थी, साझा करती थी। ये चीन की एक पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां सरकार क्रिटिकल कंटेंट की लगातार सेंसरशिप करती रहती है। ऐसे में झांग ने यूट्यूब और ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू किया। ये दोनों प्लेटफॉर्म चीन में प्रतिबंधित हैं, लेकिन लोग जुगाड़ से इन्हें खोल लेते हैं। झांग द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के चलते ही कई विदेशी मीडिया संगठनों ने इंटरनेट के मार्फत झांग से संपर्क किया। फिर इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए झांग वुहान के असली हालात जानने का एक अहम जरिया बन गई। झांग बहुत साहसी थी। वो लापता हुए एक्टिविस्ट के बारे में लगातार आवाज उठाती रही। इतना ही नहीं, कई दफा वो उन गुमशुदा लोगों की मालूमात करने पुलिस थाने पहुंचती और वहां से भी वीडियो बनाकर अपलोड करती। लेकिन फिर 14 मई 2020 को झांग लापता हो गई। किसी पुलिस थाने में कोई उनके बारे में पूछने नहीं गया। आशंका थी कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी की बात पर आधिकारिक मुहर लगी सितंबर 2020 में। इस महीने सरकार ने झांग को अरेस्ट करने की वजह बताई। कहा कि उन पर बेबात झगड़ा करने और अव्यवस्था फैलाने का आरोप है। ये दोनों आरोप आप ध्यान में रखिएगा। चीन की सरकार अक्सर इन्हीं फर्जी इल्जामों के जरिए अपने आलोचकों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार होने के बाद झांग ने सत्ता के आगे सर नहीं झुकाया। अपनी गिरफ्तारी के विरोध में वो जेल के भीतर भूख हड़ताल पर बैठ गई, सत्याग्रह शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के 5 महीने बाद झांग के वकीलों को उनसे मिलने की इजाजत मिली। उनके वकील ने झांग की हालत का ब्यौरा देते हुए एक ब्लॉग लिखा है, उसका एक अंश मैं आपको सुनाता हूं। उनकी कमर के पास एक बेल्ट बंधी थी। इसके सहारे उनका एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे की ओर जंजीर से बंधा था। महीनों से 2400 घंटे उनके हाथ इसी तरह बंधे हैं। वो मुर्दों की तरह पीली पड़ गई हैं। ऐसा लगता है कि अचानक वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं।
झांग का परिवार, दोस्त, वकील उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी अन्याय है और इसके विरोध का तरीका है भूख हड़ताल। आप पूछ सकते हैं कि हम आज क्यों इन सब का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए कि महीनों कैद में रखे जाने के बाद झांग से जुड़ा एक अपडेट आया है। 28 दिसंबर से चीन ने उनका कोर्ट ट्रायल शुरू किया। अरेस्ट किए जाते वक्त झांग पर अव्यवस्था फैलाने और बेमतलब झगड़ा करने का आरोप था। आपको याद है ना ये इल्जाम। लेकिन जब केस शुरू हुआ तो इल्जाम बदल दिए गए। अब झांग पर क्या आरोप हैं? झूठी जानकारियां फैलाना और विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देना और इसमें कोरोना से जुड़ी फर्जी जानकारियां शेयर करना। ट्रायल शुरू हुआ, झांग ने प्रतिक्रिया दी। क्या? उन्होंने कहा कि इस फर्जी कोर्ट प्रक्रिया में अपने लिए जिरह करना, खुद के निर्दोष होने की दलील देना अपमानजनक है। जब सरकार को अपनी मनमर्जी ही करनी है तो कम से कम इतना तो दर्ज हो कि आरोपी ने ट्रायल में हिस्सेदारी से इनकार कर दिया था। झांग जानती थी उनका एक्टिविज्म खतरनाक साबित हो सकता है। उनके दोस्त भी आगाह कर रहे थे और इसके जवाब में वो कहती थी, मैं सच के साथ हूं, मुझे सच की परवाह है। अगर हम निराश होकर बस अकेले अकेले घुटते रहें और मौन विलाप से इतर कुछ न करें तो हालात नहीं बदलेंगे। ऐसे में हमारे आदर्शों का कोई मोल नहीं। क्या होगा झांग का भविष्य? चीनी अदालतों की सच्चाई से हम सब वाकिफ हैं। केस को संवेदनशील बताकर बंद दरवाजों के पीछे ट्रायल करने की रवायत है वहां, और आंकड़े कहते हैं कि इसमें से करीब 99.9% मामलों में आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई जाती है। झांग के वकीलों ने अपील की कि उनके ट्रायल को लाइव दिखाया जाए ताकि पारदर्शिता की उम्मीद बंधे, लेकिन ये अपील भी खारिज कर दी गई। झांग का केस अपनी तरह का इकलौता मामला नहीं है। कोरोना के वक्त ईमानदार रिपोर्टिंग करने वाले दर्जनों लोगों का यही हाल हुआ, और ऐसा नहीं कि इन्हें केवल सरकारी लाइन से इतर जाने की सजा मिली हो। ये सब चीन द्वारा कोरोना की हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिशों का शिकार हुए हैं। आपको याद है, हमने आपको शुरुआत में ऑरवेल द्वारा हिस्ट्री राइटिंग पर की गई टिप्पणी सुनाई थी। वो टिप्पणी चीन की इन कोशिशों पर बिल्कुल फिट बैठती है। कैसे? वुहान में जब कोरोना फैला तो चीन में एक अलग ट्रेंड दिखा। आमतौर पर सत्ता से डरने वाले लोग सरकारी भूमिका पर उंगलियां उठाने लगे। सरकार को लगा कि इतने बरसों से उन्होंने जो डर का माहौल बनाया है वो कहीं खत्म ना हो जाए। खौफ के साथ यही समस्या है। कालीन भैया बता गए हैं। चीन की सरकार को डर था कि कहीं बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए। इस आशंका को खत्म करने के लिए जरूरी था कि लोगों के मन में बिठा दिया जाए कि उनकी सरकार चुस्त और काबिल है। यह भी जरूरी था कि सरकारी लापरवाही सामने लाने वाले नैरेटिव को पूरी तरह दबा दिया जाए। इस टास्क को पूरा किया साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने। ये चीन में इंटरनेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसने एक्सपर्ट्स की एक आर्मी बनाई, ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोलॉजी की मदद से मीडिया और सोशल मीडिया को पूरी तरह हाईजैक कर लिया। कोरोना पर आ रही क्रिटिकल रिपोर्ट्स को हटवा दिया, और इतना ही नहीं, सैकड़ों फर्जी ऑनलाइन अकाउंट्स के सहारे कोरोना पर फर्जी पॉजिटिव खबरें प्लांट करवाई। ट्रोल्स को पैसा देकर सरकार की आलोचना करने वालों का शैतानीकरण किया गया। पब्लिक के मन में घुसा दिया गया कि आलोचना करने वाले झूठे और देशद्रोही हैं। वो विदेशी फंडिंग पाकर कम्युनिस्ट सरकार की बुराई करते हैं। ऐसे इल्जाम आपने और भी कहीं सुने हैं क्या? कुछ जाने चीने लग रहे हैं इस तरह के इल्जाम कि कोई सरकार की कमियां बताए तो उसे देशद्रोही करार दिया जाए। आप कहेंगे इन आरोपों का कोई सबूत भी है क्या? जी बिल्कुल है। ये सबूत हैं तकरीबन 3200 सरकारी निर्देश और 118 मेमोज। इन डॉक्यूमेंट्स में चाइनीज सरकार द्वारा चलाए गए इस कोरोना प्रोपेगेंडा कैंपेन की पूरी पोल पट्टी है। इन कागजातों को चीन के इंटरनल सिस्टम से चुराया है CCP अनमास्क नाम के एक हैकिंग ग्रुप ने। इस ग्रुप के मुताबिक उनका एक ही मकसद है, CCP यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पोल खोलना। इस ग्रुप ने ये कागजात 2 संस्थानों के साथ साझा किए। ये संस्थान है न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रो पब्लिका। इन दोनों संस्थानों ने हैक किए गए डॉक्यूमेंट्स की अपने स्तर पर जांच की और इन्हें सही पाया। इसके अलावा चीन में इंटरनेट पर जो कंट्रोल रखा जा रहा है उस पर नजर रखने वाली एक और संस्था है, चाइना डिजिटल टाइम्स। उसने भी इन डॉक्यूमेंट्स पर खबर की। इससे जुड़ी एक रिसर्च साइंटिस्ट जियागो कियांग ने NYT से बातचीत करते हुए कहा कि चीन ने सेंसरशिप को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। इसका मकसद बस सरकारी दावे से इतर जा रहे कंटेंट को डिलीट करना या हटाना नहीं है। इस सिस्टम के सहारे चीन दुनिया के आगे कोरोना समेत हर घटना का सरकारी संस्करण पेश कर रहा है। दुनिया के किसी और देश के पास ऐसा विशाल प्रोपेगेंडा सिस्टम नहीं है। चीन की इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेंट्रिक है। इसी चीन का सबसे बड़ा निर्यात है कोरोना। इसने पूरी धरती को अपनी जद में लिया है। दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में यह फैल चुका है। करीब 8 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 18 लाख लोग मर चुके हैं।
वैश्विक जीडीपी में 5% से ज़्यादा की गिरावट आई है। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है। ये भीषण आंकड़े भी कोरोना से हुई बर्बादी के साथ पूरा न्याय नहीं करते। आशंका है कि आने वाले महीनों में हम इससे बड़ा नुकसान देखेंगे और ये सारी बर्बादी शुरू हुई चीन की लापरवाही से। कोरोना पर लगातार झूठ बोलना, सही जानकारी छिपाना, महामारी कंट्रोल करने की जगह इससे जुड़ी खबरें दबाना, विजिल ब्लोअर्स को टारगेट करना, ये उसकी तानाशाही का खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। और इसीलिए झांगलॉन के साथ हो रहे सलूक से हम सबको फर्क पड़ना चाहिए। सरकारों का काम जनता की सेवा करना है। सरकारों का काम अपनी सेवा, अपने कामों के प्रति जवाबदेह रहना है और पत्रकारों का काम सरकार की जवाबदेही तय करना है। जो पत्रकार आपकी बिना पर, आपकी तरफ से, सरकारों से, ताकतवर संस्थाओं से आपके हिस्से के सवाल पूछें, उन पर आपको मान होना चाहिए और उनका दायित्व आपका भी उतना ही है जितना उनका, कि ना तो वो सत्ता पक्ष की ना प्रतिपक्ष की चेरी बने और सत्य के, निष्ठा के, संविधान के साथ रहें। यही लोकतंत्र है जिसमें लोग यानी कि आप वो तंत्र को संचालित करें और तंत्र उनके प्रति उत्तरदायी हो। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी बांग्लादेश से है। उसने म्यांमार की नस्ली हिंसा से भागकर आए लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी थी। अब वहां इन शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी स्थित भासन चौड़ नाम के एक वीरान द्वीप पर बसाया जा रहा है। यह द्वीप बाढ़ और चक्रवात ग्रस्त इलाका है। दिसंबर की शुरुआत में 1600 शरणार्थी भेजे गए। अब 1000 रिफ्यूजियों की नई खेप भेजी गई। मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश के इस कदम को अमानवीय बता रहे हैं। यूएन कह रहा है कि इस द्वीप की सुरक्षा का जायजा नहीं लेने दिया गया और बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि कहां बसाएं। और दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहां क्रिसमस के दिन नेशविल शहर में एक फिदायीन ब्लास्ट हुआ। धमाका इतनी जोर का कि सड़क किनारे लगे पेड़ भी उखड़ गए। 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। ब्लास्ट के 3 दिनों के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने बताया कि हमलावर का नाम एंथनी वार्नर था। धमाके में उसकी मौत हो गई। ब्लास्ट के पीछे उसकी मंशा क्या थी ये पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ रपटें दावा कर रही हैं कि वार्नर 5G को लेकर पैरानॉइड था। फिलहाल FBI इसे आतंकवादी हमला मानकर जांच कर रही है। तीसरी सुर्खी युगांडा से है। जनवरी 2021 में यहां राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इनमें एक प्रत्याशी हैं पॉप स्टार बॉबी वाइन। उन्होंने सेना पर अपने एक बॉडीगार्ड की हत्या का आरोप लगाया। वाइन के मुताबिक उनकी टीम पुलिसिया हिंसा के शिकार एक पत्रकार को अस्पताल ले जा रही थी। रास्ते में सेना ने हमला किया और एक ट्रक से कुचलकर उनके बॉडीगार्ड को मार डाला। वाइन लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि वो युगांडा के हालात पर गौर करें, सरकार पर निष्पक्ष चुनाव करवाने का दबाव बनाएं। इसी महीने CNN को दिए एक इंटरव्यू में वाइन ने कहा था, हालिया हफ्तों में उन पर 2 बड़े जानलेवा हमले हुए हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, जागरूक और संवेदनशील बनिए। उम्मीद है फिर मिलेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।